Hello everyone, welcome back to the KP classes. I am your biology mentor Sana Hadar and here is the day 14 of our crash course. जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 डेज का क्रैश कोर्स जिसमें हम आपको एंटायर बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। एंड हियर इज द कंटेंट ऑफ आवर क्रैश कोर्स जिसमें हमने 15 डेज के अंदर अपने सारे चैप्टर्स को कवर किया है। और ये सारे चैप्टर मीन्स आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, human health and disease, microbes in human welfare, biotechnology, principle and processes and its application, यहाँ तक ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सो हियर इज अवर चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर, देन पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये सारी चीजें आज के चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। आपको एंटायर नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर तो आपको केपी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करना होगा। अगर आप iOS तो आप क्लास प्लस डाउनलोड करेंगे और वहां ORG कोड में आपको डालना होगा ICO। एंड आफ्टर दैट आपको अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के बाद इस तरीके से एक होम पेज दिखाई देगा। यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो एक साइड पैनल ओपन होगा जिसमें आपको क्लिक करना है फ्री मटेरियल पे। तो फ्री कंटेंट आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा जहां आप नोट्स में या डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आपको प्रिपरेशन के लिए मिलता है फ्री मॉक टेस्ट। तो अगर आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज और मिल रही है विच इज सैंपल पेपर विथ सॉल्यूशन। तो आप सैंपल पेपर प्लस सॉल्यूशन भी चाहिए अगर उसका तो आप ऐप के थ्रू ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। व्हाट इज पॉपुलेशन? तो एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो होता है, एक सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया शेयर और compete for similar resources potentially interbreed। दैट मीन्स क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का ग्रुप है जो एक ही रिसोर्सेस के लिए फाइट कर रहा है, आपस में इंटरब्रीड कर रहा है। ऐसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स अगर देखे जाए यहाँ पे तो पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है। अब पर कैपिटा बर्थ कितनी हो रही है और डेथ कितनी हो रही है रिस्पेक्टिवली, उसको हम बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोलते हैं। Another attribute is the sex ratio, birth rate, death rate and the sex ratio. That means एक population के अंदर मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या है। सपोज 1000 का सैंपल ले रहे हैं तो कितने मेल और कितने फीमेल है वहां पे, तो सेक्स रेशियो हो गया। फिर आपका होता है एज पिरामिड। ठीक है। एज पिरामिड मतलब कि एक पॉपुलेशन में किस किस एज के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? शेप ऑफ पिरामिड को देख के हम ये पता लगाते हैं कि भाई जिस भी तरीके का एज ग्रुप होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक पिरामिड बनेगा जिसको देख के हमें पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है या डिक्लाइन हो रही है या फिर स्टेबल पॉपुलेशन है। ठीक है। अब पॉपुलेशन साइज जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। कि एक पॉपुलेशन का एक ज्योग्राफिकल एरिया में साइज क्या है उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना चाहें, क्योंकि हर एक पॉपुलेशन को मेजर करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। आप ट्री को काउंट कर सकते हो बट जो ग्रासेस हैं उनको क्या करोगे? बायोमास के थ्रू करोगे। तो हर एक को क्या करना है? यहाँ पे अलग अलग तरीके से काउंट किया जाता है। पहला तो है आपका पहला मेथड है कि काउंटिंग द नंबर आप काउंट कर सकते हो। दूसरा क्या होता है? परसेंटेज कवर कर लो। ठीक है। फिर बायोमास या तो उसका देख लो या फिर फेकल पैलेट्स या पग मार्च को भी क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है। तो ये क्या हो गए? आपके मेथड्स हो गए। फिर एक पॉपुलेशन पे आते हैं तो हम एक ह्यूमन पॉपुलेशन को पिरामिड के थ्रू देखते हैं। व्हाट इज पिरामिड? तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है।
ये क्या है आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। अब ये 3 तरीके के हो सकते हैं, बट बिफोर दैट इनको समझने के पहले आप एक चीज समझो कि किस तरीके से पिरामिड बनाया गया है। तो एज को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एज से हम स्टार्ट करते हैं। मान लो एक फेज होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। मतलब जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो चुका है, बट कुछ टाइम पहले यही इंडिविजुअल जो होगा वो कैसा होगा, आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज में होगा। मतलब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन नहीं किया हुआ होगा। तो इसके पहले वाला जो फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो 3 तरीके के आपको क्या मिल गए, यहाँ पे फेज मिल गए। एक मिल गया आपको प्री रिप्रोडक्टिव फेज, देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने एज डिसाइड की है। अब देखिए यहाँ पे तीनों आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे होंगे, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। इस तरीके से लिखना हम शुरू करते हैं। तो 3 तरीके के पॉपुलेशन यहाँ पे मिलती है। पहली पॉपुलेशन है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जिसमें अगर आप देखिएगा तो प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो क्या है, ज्यादा है। क्या है ये, ज्यादा है कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एज, और रिप्रोडक्टिव भी ज्यादा है किससे, आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव से, ठीक। एक इस तरीके का पॉपुलेशन मिल रहा है, इसको स्पेंडिंग ग्राफ बोलते हैं। मतलब ये किस तरीके की पॉपुलेशन को शो कर रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन को शो कर रहा है। तो इसकी कंट्री का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इंडिया इज वन ऑफ दैट कंट्री। स्टेबल पॉपुलेशन में आइए तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्री रिप्रोडक्टिव वाला लगभग आपके रिप्रोडक्टिव वाले के इक्वल टू है, एंड जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला है वो क्या है आपका, छोटा है सैंपल साइज, ठीक है। अब इस तरीके की पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्टेबल पॉपुलेशन, जो आपको किस में देखी जाएगी, डेवलप्ड कंट्रीज में देखी जाएगी। कहाँ देखी जाती है ये आपकी, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए हो गया, यहाँ पे देखी जाएगी। फिर डिक्लाइनिंग में आप देखो कि प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो क्या है आपका, स्मॉलर है, जबकि रिप्रोडक्टिव क्या है आपका, ज्यादा है, ठीक है। तो इस वाले केस में जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, विच इज शोइंग द वॉर कंट्रीज लाइक सीरिया हो गया, या फिर आपका जापान भी इसी के अंदर आता है। तो वो कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही। क्यों, क्योंकि आपके प्री रिप्रोडक्टिव वाले उतने हैं ही नहीं, और जो रिप्रोडक्टिव वाले वो धीरे धीरे किस तरफ जा रहे हैं, आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव की तरफ जा रहे हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, ठीक है, ग्रोथ इज द पॉजिटिव वर्ड, बट 2 चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हमेशा क्या होगी आपकी, पॉजिटिवली ही होगी। यहाँ पे भी आपको 2 सिनेरियो देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, या फिर क्या हो रही हो, घट रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 4 फैक्टर दिखाई देंगे जो पॉपुलेशन को डिसाइड करेंगे कि कब घटना और कब बढ़ना है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस डायग्राम से देखूं तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड द एन। एन क्या था आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी था यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये बढ़ रही हो, ठीक है, और हो सकता है ये क्या हो रही हो, आपका माइनस लगा है तो घट रही हो, ठीक। अब बढ़ेगी कब, जब यहाँ पे बर्थ होगी किसी की, ठीक है। तो बर्थ रेट इज कॉल्ड द नैटेलिटी, ठीक। तो नैटेलिटी मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बर्थ हो रही है। तो अगर बर्थ हो रही है तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंडिविजुअल ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ रही है। लेकिन अगर इमिग्रेशन की बात करें, इमिग्रेशन क्या है, काइंड ऑफ माइग्रेशन जिसमें क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। उस पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो अगर अंदर आ रहे हैं इस पॉपुलेशन के अंदर तो भी तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इमिग्रेशन एंड नैटेलिटी आर 2 फैक्टर जिससे पॉपुलेशन क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है, ठीक है। मोर्टेलिटी आपका क्या होता है, डेथ रेट होता है, ठीक। तो पर कैपिटा कितने इंडिविजुअल्स की लॉस हो रहा है, डेथ हो रही है, उससे क्या होगा, पॉपुलेशन का सैंपल साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे तो क्या हो रहा था, एंटर हो रही थी पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल्स, बट यहाँ पे क्या होते हैं,
यहाँ पे हो जाते हैं एग्जिट, ठीक है। तो ई माइग्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स इंडिविजुअल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, चाहे वो डेथ के थ्रू हो या वो वहां से एग्जिट कर जाए, ठीक है। तो टू एट्रीब्यूट्स आपके कौन कौन से, डेथ एंड इमिग्रेशन क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को कम कर रहा है, और इमाइग्रेशन एंड आपका क्या वाला नेटेलिटी जो है वो पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये दो चीजें यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे। व्हाट इज नेटेलिटी, नंबर ऑफ बर्थ इन गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। मोर्टेलिटी क्या है आपका, नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इमिग्रेशन क्या है, ई माइग्रेशन क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एन से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और एक पर्टिकुलर के टाइम के बाद जब हम उसको देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं, डिनोट t+1 से। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी जो कि आप आपके थ्रू पा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं किसकी, ग्रोथ की, ठीक है। तो टू काइंड्स ऑफ ग्रोथ जो है वो देखा जाता है आपका, तो दो तरीके की ग्रोथ कर्व मिलते हैं हमको, ठीक है। पहली ये जो आपकी ग्रोथ है वो कौन सी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये कौन सी है आपकी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसका एक फॉर्मूला होता है जो है आपका NT/0ERT, ठीक है। जहां पे आपका NT क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर T टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेक कर रहे हो ना, तो T टाइम के बाद आपका NT से शो करोगे। N0 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम 0, मतलब स्टार्टिंग वाला जो आप पॉपुलेशन चेक कर रहे हो वो क्या होगा, यहां से चेक करोगे, ठीक। फिर देखो क्या हो रहा है, R क्या है आपका, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक मतलब किस रेट से ये धीरे धीरे ग्रोथ आपकी बढ़ रही है, उसको इंट्रिंसिक रेट बोलते हैं, ठीक है। ई क्या है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो क्या बता रही है कि ऐसा एक ग्राफ बना जिसमें एक टाइम के साथ साथ ऐसे ग्राफ आपका बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये किस शेप का बन रहा है आपका, जे शेप का, तो इसको जे शेप कर्व भी बोलते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये कब होगा, जब आपके रिसोर्सेज कैसे होंगे, आपके अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे। रिसोर्सेज खत्म ही नहीं हो रहे तो ना कोई फाइट है आपस में रिसोर्स के लिए, सबको खाना मिल रहा है तो सब क्या होंगे, ग्रो करेंगे। क्या ये रियलिस्टिक बात है, नहीं। तो ये जो ग्रोथ आपका जो ये कर्व शो करता है ये कैसा है आपका, इट इज नॉट सो रियलिस्टिक, ठीक है, ये रियलिस्टिक नहीं माना जाता। और एनी स्पीशीज ग्रोथ एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच द इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन द शॉर्ट टाइम पीरियड। कम से समय में ज्यादा सी ग्रोथ होगी। इट इज नॉन रियलिस्टिक टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व, बट कभी कभी इंसेक्ट्स में ये चीज देखी जाती है, लेकिन आपने देखा होगा जितनी तेजी से वो बढ़ते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद वैसे ही उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। तो ये एक आपका क्या है, अनरियलिस्टिक कर्व माना जाता है। दूसरे टाइप ऑफ ग्रोथ में हम बात करते हैं किसकी, लॉजिस्टिकल ग्रोथ मॉडल, मतलब यहाँ लॉजिक की बात हो रही है, ठीक है, रियल ग्रोथ शो हो रही है। अब रियल ग्रोथ क्या है कि एक रिसोर्सेज है, आप भले उसको अनलिमिटेड मानो, बट एक टाइम पीरियड आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी कैपेसिटी होगी कि बस वहां तक वो क्या है आपका चलेगा, ठीक है। जैसे मैं एक लार्ज साइज का पिज्जा ऑर्डर कर दूं तो क्या होगा, एक लोग के लिए तो वो भी अनलिमिटेड का काम कर रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं तो क्या वो उतना अमाउंट सफिशिएंट होगा, नहीं होगा। तो एक टाइम के बाद उसकी कैपेसिटी होगी जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसकी भी एक इक्वेशन दी गई है, dN/dt Rn(k-n)/n। n क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम t पे। r आपकी वही कौन सी है, इंट्रिंसिक रेट है ऑफ नेचुरल इंक्रीज की, और k क्या है यहाँ पे आपकी कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो एक टाइम तक तो ये बढ़ रहा था, फिर क्या हुआ, ये डिक्लाइन होने लगा, ठीक। तो मतलब देखो, अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये जे वाला तो अभी भी बन रहा है ना, जे वाला अभी भी क्या था यहाँ पे
बन रहा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक रेट फॉलो अभी भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो पहुंचा तो इसको क्या मिल गई, इसकी कैरिंग कैपेसिटी मिल गई, ठीक है। तो वहीं पे इसकी ग्रोथ क्या हो गई, इस तरीके से स्टॉप हो गई और धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगेगा। तो ये पूरा ग्राफ इस तरीके से कर्व बना रहा है जिसको हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे शेप पूछा जाए तो एस शेप का आपका ग्राफ बन रहा है, जबकि रियलिस्टिक आपका इंट्रिंसिक वाले में कौन सा बन रहा था, आपका जे शेप कर्व बन रहा था। कब होगा ये आपका, व्हेन रिस्पॉन्स आर लिमिटिंग द ग्रोथ, ठीक है। रिसोर्स फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशंस आर फिनिट एंड बिकम लिमिटिंग, ठीक है। वो कैसे है, आपके एक टाइम पीरियड के बाद लिमिटिंग होंगे। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक वन, ठीक है। ये ज्यादा रियलिस्टिक वन आपका माना जाता है। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, ममल्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, वो सारे कौन सा ग्रोथ मॉडल आपका फॉलो करते हैं, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ही फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ड्रॉ है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या होता है, जो ग्रोथ हो रही है वो कई आपके फेजेस से होके गुजर रही है। जब स्टार्ट हुआ ग्रो होना तो धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, ठीक है, लैग हो रहा था उसमें, ठीक, एकदम ऐसा नहीं कि अचानक से एक्सीलरेट हो गया। क्या हुआ, पहले जो आपकी ग्रोथ हो रही थी वो कैसे हो रही थी, यहाँ पे एकदम ऐसे धीरे 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 कि पता नहीं चल रही थी। दैट फेज इज नोन एज लैग, ठीक है, लैग हो रहा है, रुक रुक की ग्रोथ हो रही है। फिर अचानक से क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है आपकी वो बढ़ना शुरू हो गई, एक्सेलरेट कर गई, ठीक है। ये देखो एक्सेलरेट करी तो एक जे शेप इंट्रिंसिक रेट यहाँ पे दिख रही होगी आपको। इट इज कॉल्ड द आपकी लॉग फेज। ये वाला क्या फेज कहलाएगा, आपका लॉग फेज कहलाएगा, ठीक। आफ्टर दैट देखो क्या हुआ, यहां पे आने के बाद इट इज काइंड ऑफ स्टेबल हो गई, कैरिंग कैपेसिटी आई इसकी यहाँ पे, और ये क्या हो गए आपके स्टेबल हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज, ठीक है, मतलब रुक गई है। एक टाइम पीरियड के बाद ये ग्रोथ क्या होगी, इस तरीके से कम होने लगेगी, जिसको हम डी एक्सेलरेशन फेज बोलते हैं। तो टोटल 4 तरीके के फेज होते हैं आपके इस ग्राफ में शो होते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो समटाइम क्वेश्चन क्या आता है, आपको ग्राफ जो होता है वो कॉपी पेस्ट आता है और उसमें वहां पे आपको लेबलिंग करने के लिए दे दिया जाता है, या फिर वो ग्राफ को देखे वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो आपको ग्राफ बहुत बढ़िया से पता होने चाहिए, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड के साथ साथ सीयूटी एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर दैट हम आपके लिए एक उड़ान बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम सारे के सारे डोमेन को कवर करवा रहे हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो साइंस हो या फिर कॉमर्स, और उसके साथ ही साथ हम प्रिपरेशन करवाते हैं जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश की भी। तो अगर आप हमारे उड़ान बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। और वो बच्चे जो सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक स्पेशल बैच है, विच इज अवर सारथी बैच। तो आप हमारे दोनों के बैच में जुड़ सकते हैं। हियर इज अवर CUT 2024 रिजल्ट, जिसमें हमारे साथ पिछले साल जुड़े हुए बच्चों ने अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव किया। तो अगर आप भी अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन मतलब एक क्या है आपका स्पेसिफिक ग्रुप इज द पॉपुलेशन वन, ठीक है। मान लो ह्यूमन बीइंग की एक पॉपुलेशन हो गई, एक रैबिट है या काऊ है उसकी एक और पॉपुलेशन हो गई, एक मंकी का ग्रुप है उसकी एक और पॉपुलेशन हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉपुलेशन हैं और उनका आपस में जो ऐसा हो सकता है क्या कि आपस में किसी का कोई इंटरेक्शन ना हो, नहीं, वरना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हमारा इकोसिस्टम जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंटरेक्शन देखिए, आप जब किसी से बात करते हैं, ठीक है, मैं और आप बात कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड इंटरेक्शन, ठीक। अब ये इंटरेक्शन में अगर अच्छी बातें हो रही है, नॉलेज शेयर होते हैं, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। लेकिन कुछ अननेसेसरी बातें हो रही है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाए तो इट गिव्स यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट, है ना। या फिर कुछ ऐसी बातें हो रही है जिससे ना आपको फायदा पहुंचे ना आपको नुकसान पहुंचे, तो इट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल इफेक्ट। ऐसे ही जब दो पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती हैं तो 3 काइंड के रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, जिनको हम 3 साइन से शो करते हैं। पहला क्या है आपका, हो सकता है कि जो पॉपुलेशन में इंटरेक्शन हो रहा हो वो पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, फायदा पहुंच रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो बेनिफिट को शो करेंगे प्लस साइन से। हो सकता है भाई नुकसान हो रहा हो तो
किससे शो करेंगे, नेगेटिव साइन से, या फिर न्यूट्रल इफेक्ट हो, ना फायदा ना नुकसान, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज के होने से, ठीक है, तो उसको हम किससे शो करेंगे, 0 से शो करेंगे। यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए पूरा चार्ट दिया गया है जिसमें देखो स्पीशीज ए स्पीशीज बी है, ठीक है, अगर दोनों को फायदा पहुंच रहा है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो ये क्या है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। इस तरीके का इंटरेक्शन क्या कहलाता है आपका, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन हो सकता है भाई दोनों को नुकसान हो रहा हो, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो कंपटीशन, जब भी कंपटीशन होगा, रिसोर्स के लिए फाइट होगी, ठीक है, वहां के एरिया के लिए फाइट होगी, कुछ भी चीज के लिए फाइट होगी, तो लॉस दोनों का होता है, तो कंपटीशन इज दैट एग्जांपल। फिर आपका हो सकता है एक को फायदा पहुंच रहा हो, दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, इट इज कॉल्ड द प्रेडेशन, प्रे प्रेडेशन रिलेशनशिप इस पे चलती है। फिर हो सकता है एक को फायदा, दूसरे को क्या है, कोई इंपैक्ट ही नहीं है, न्यूट्रल है, वो पैरासिटिज्म, ठीक है। फिर क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। फिर आपका एक को प्लस हो रहा है, दूसरे को क्या है आपका 0 इफेक्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल होगा। लेकिन एक को नुकसान हो और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो, तो इसको हम बोलते हैं एमेंसलिज्म, ठीक है। ये आपका चार्ट हो गया, यही सेम चार्ट यहाँ पे भी इस तरीके से बना हुआ है, और इसमें यहाँ पे मेंशन है आपके सारे एग्जाम्पल में, जिसको भी हम डिटेल में यहाँ पे इस वाली स्लाइड में करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रे प्रेडेशन, और ये सारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करें तो पहला आ रहा है हमारा प्रेडेशन, ठीक। अब प्रेडेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रे प्रेडेशन का मतलब है इन अ वेरी जनरल लैंग्वेज हंट करना या शिकार करना, ठीक है। तो अब दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक हायर ट्रॉपिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म है जिसको तुम बोलोगे प्रेडेटर, ठीक है, जो फीड कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म पे, किसको फीड करेगा, लोअर ट्रॉपिक लेवल वाले को, जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, वो कहलाएगा आपका प्रे, इज कॉल्ड द प्रेडेशन, होल प्रोसेस इज नोन एज प्रेडेशन। इवन द हर्बीवोर्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेडेटर, हर्बीवोर भी वही कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, प्लांट को ईट कर रहे हैं, मतलब एक खा रहा है दूसरे को, कहने का मतलब ये प्रेडेटर एक्ट एज अ पैसेज फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल। अगर देखा जाए कि ये प्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि एक इंडिविजुअल दूसरे को किल करके खा रहा है, बट ऐसा हुआ क्यों नेचर में, ताकि एनर्जी का जो फ्लो है वो बना रहे, ठीक है। ये जरूरी था किस लिए, आपका पैसेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल। प्रेडेटर कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, दूसरा क्या होगा, प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। अगर प्रेडेटर्स को हटा के देखा गया तो प्रे की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ठीक है, जब प्रे की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो वो आपस में ही रिसोर्स के लिए फाइट करने लगे और बहुत सारी सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है आपका, ठीक है। एक्सोटिक स्पीशीज हैव नो नेचुरल प्रेडेटर, हेंस दे ग्रो वेरी रैपिडली। और ये भी देखा गया है कि जो एक्सोटिक स्पीशीज होती हैं उनका प्रेडेटर ही नहीं है, तो वो इतनी तेजी से ग्रो करती है कि जो वहां की नेटिव स्पीशीज होती है उनको ही किल कर देती है ना। prickly pear cactus introduced in the Australia create a problem. Predators also help in maintaining the species diversity in the community by reducing their intensity of competition. क्या कर रहा है प्रेडेटर, आपका मेंटेन कर रहा है डाइवर्सिटी को, ठीक है, जिससे क्या होता है आपका जो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन है वो कंट्रोल में रहता है, ठीक है। प्रे स्पीशीज आपस में नहीं होते। देखो यहाँ पे एक डिजास्टर स्टाफ फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो भी मैंने बताया कि प्रेडेटर वहां से हटा लिया गया तो जो प्रे थे उनकी स्पीशीज बढ़ने लगी और वो उन्होंने आपस में इतनी फाइट की कि वहां पे क्या हो गया, बहुत सारी स्पीशीज एक्सचेंज हो गई, ठीक। तो ये इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। दूसरी चीज ऐसा है क्या कि प्रे प्रेडेशन रिलेशनशिप है तो प्रेडेटर जितना मर्जी वो प्रे को खा ले, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो कंट्रोल में खाएगा। इसके लिए जो आपके प्रे होते हैं वो अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म भी लेकर चलते हैं, चाहे वो एनिमल के केस में हो, चाहे वो किस में हो, आपके प्लांट के केस में हो, ठीक है। तो एनिमल के केस में हम बात करें तो एनिमल के केस में पहली प्रॉपर्टी जो हम बात करते हैं वो क्या होती है, जो सराउंडिंग के जैसा अपना कलर चेंज करना लेना, जिसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें फ्रॉग में देखा होगा, इंसेक्ट्स में देखा होगा आपने,
देखा होगा इंसेक्ट्स में जो क्रिकेट होता है वो क्या करता है, जैसा सराउंडिंग रहता है ग्रास होकर वो उसी कलर का हो जाता है, ठीक है, ताकि वहां पे छुपा रहे और जो उसके प्रेडेटर है उसको आसानी से ना ढूंढ पाए। दूसरा यहाँ पे क्या होता है आपका, some are poisonous and therefore avoided by the predators, जिसमें मोनार्क बटरफ्लाई के एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो अपने कैटरपिलर स्टेज में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिसको खाने से उसके प्रेडेटर को डिसटेस्टफुल लगेगी, ठीक है, और वो फिर उसको नहीं खाते। तो दूसरा क्या है आपका। तीसरा देखो इसी में एक होता है मिमिक्री, ठीक है, इसी में एक और क्या होता है आपका मिमिक्री। मिमिक्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है वॉइस रॉय बटरफ्लाई का, ठीक है। वॉइस रॉय बटरफ्लाई किसको मिमिक करती है, मिमिक करती है, इट मिमिक्स द आपकी किसको, मोनार्क बटरफ्लाई को, ठीक है। मतलब ये है क्या आपकी पॉइजनस नहीं है लेकिन ये किसकी तरह दिखने लगी, वॉइस रॉय की तरह। तो जो प्रेडेटर हैं, जो बर्ड्स हैं, वो देखते हैं इसको और डर जाते हैं कि अरे भाई ये भी ऐसी जहरीली होगी तो मैं इसको नहीं खाऊंगा, ठीक। अब प्लांट्स में आते हैं, चलो ये तीन आपकी प्रॉपर्टी हो गई एनिमल्स में। प्लांट्स के केस में क्या हो गया, थॉर्न्स आ गए, कांटे लग गए, केसिया कैक्टस, ठीक है। लेमन में भी देखा होगा आपने, किस लिए कांटे आए हैं, डिफेंस कर सके अपने आप को ताकि प्रे जो है उसको खाए ना। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर सम केमिकल व्हिच मेक्स द हर्बिवोर सिक इफ ईटन, इनहिबिट द फीडिंग डाइजेशन। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई क्या कर रही थी, आपका कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रही थी जो टॉक्सिक थे। सेम ऐसे ही प्लांट भी कुछ फिनोलिक कंपाउंड जनरेट करता है जिसकी स्मेल गंदी होगी, जो क्या होगा आपका गंदा सा टेस्ट देगा। तो क्या होंगे, जो प्रेडेटर्स होंगे वो उसको नहीं खाएंगे। कैलोट्रोपिस प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स अगेंस्ट हर्बिवोर, ठीक है। एग्जांपल है इसका निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइकाइन, opium are produced by the plant actually as defense against the grazers and browser। जो grazers हैं उनके लिए वो क्या है आपका phenolic compounds एक डिफेंस देते हैं। फिर आता है कंपटीशन। तो जो कंपटीशन है वो कैसा कंपटीशन ज्यादातर पाया जाता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कंपटीशन जनरली occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true। ऐसा नहीं है, देखा गया एक ऐसा समझा गया कि भाई जो आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं जिनका फूड हैबिट क्या होगा, सेम होगा, वो आपस में क्या कर रही है, ज्यादा फाइट कर रही है, ठीक है, कंपटीशन कर रही है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा इंटायरली ट्रू नहीं कि सिर्फ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज के बीच में हो रहा है, क्योंकि first totally unrelated species could also compete for the same resources। जबकि क्लोजली रिलेटेड नहीं है लेकिन उनका फूड रिसोर्सेज हो सकता है सेम हो तो भी कंपटीशन होगा। अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड द रेजिडेंट फिशेज, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं आपका। एंड द रेजिडेंट फिशेज हैव देयर कॉमन फूड, ठीक है, व्हिच इज जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन दोनों का कॉमन फूड है, तो क्या आपस में ये कंपटीशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। Second, resources need not to be limiting for competition to occur। Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct with a decade after goats were introduced in the island। Galapagos Island की बात करें तो यहाँ पे जो tortoise की स्पीशीज थी, जब गोट को इंट्रोड्यूस किया गया, उन्होंने ज्यादा ब्राउजिंग कर ली तो भी क्या हो गया, यहाँ पे फूड रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, तो भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिलीज में क्या देखते हैं हम, स्पीशीज whose distribution restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। यहाँ पे क्या किया गया, कंपटीशन को रिलीज किया गया, क्या गया, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, ठीक है। जो क्या होता है, जैसे अगर एक सुपीरियर स्पीशीज है और एक इंफीरियर स्पीशीज है, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अपना जोग्राफिकल एरिया जो है वो सीमित कर लिया, ठीक है, इंफीरियर वाले ने कि वो एक छोटी सी जगह पे रहेगी, ठीक। लेकिन क्या किया गया, जो सुपीरियर वाली थी उसको वहां से निकाल दिया गया उस जोग्राफिकल एरिया से, ये देखने के लिए क्या इंफीरियर वाली बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। कुछ टाइम तक तो वो बढ़ी लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गई, आपकी एक्सटिंक्ट हो गई।
Canals elegant field experiment showed that the superior barnacle, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बैलेनस जो है आपका वो सुपीरियर barnacle है, dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle Clematis from that zone, ठीक है। तो कैथामेलिस को barnacle ने क्या कर दिया था, वहां से रिमूव करवा दिया था। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इकोलॉजिस्ट इन्होंने क्या बोला, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, ठीक है। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो सेम रिसोर्सेज के लिए क्या कर रही है, फाइट कर रही है। दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं रह सकती इंडेफिनेटली, एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो क्या होगा, अगर दो स्पीशीज आपकी आपस में सेम जगह रह रही है, सेम रिसोर्सेज हैं, तो वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जो सुपीरियर होगा वही एग्जिस्ट करेगा, इंफीरियर वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए एक टर्म दिया गया रिसोर्स पार्टीशनिंग। इफ टू स्पीशीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, कहां पे आपका रिसोर्स पार्टीशनिंग करोगे, जहां रिसोर्स हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर द फीडिंग, या तो अपना टाइम डिफरेंट कर ले और डिफरेंट फॉरेंजिंग पैटर्न, या फिर अपना जो फीडिंग का हैबिट है वो चेंज कर ले। मैकआर्थर showed 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in their foraging एक्टिविटीज। तो जो उनकी फॉरेजिंग एक्टिविटीज थी उसको डिफरेंट करके यहाँ पे क्या देखा गया, को एग्जिस्ट भी किया जा सकता है आपकी जो रिसोर्सेज, सेम रिसोर्सेज वाली स्पीशीज हैं उनको। फिर आता है आपका पैरासिटिज्म, ठीक है। तो एक होता है बेटा होस्ट, दूसरा होता है आपका पैरासाइट, ठीक है। होस्ट क्या है आपका, होस्ट मतलब जिसका न्यूट्रिशन सक किया जा रहा है, विच इज होस्ट। कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। पैरासाइट क्या है, जो सक कर रहा है न्यूट्रिशन को, क्या हो रहा है, इसको बना बनाया फूड मिल रहा है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो एक को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरे को फायदा पहुंच रहा है, तो पॉजिटिव निगेटिव काइंड ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री लॉजिंग एंड मील्स मिल रहा है किसको, पैरासाइट को, ठीक है। लॉजिंग एंड मील्स फ्री मिल रहा है। सम पैरासाइट्स आर द होस्ट स्पेसिफिक, वन पैरासाइट हैज अ सिंगल होस्ट। कुछ के जो पैरासाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल होस्ट वाले होते हैं। इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, तो वो साथ में इवॉल्व होंगे, ठीक है। अगर एक ही होस्ट है भाई, ठीक, उसी पे वो डिपेंडेंट है टोटली, तो अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट भी मर जाएगा। होस्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो पैरासाइट भी उस पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब पैरासाइटिक भी कुछ एडॉप्टेशन होते हैं, क्या क्या, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है वो लॉस कर देता है। प्रेजेंस ऑफ एडिसिव ऑर्गन और सकर्स टू क्लिंज ऑन द होस्ट, होस्ट से भाई न्यूट्रिशन सक करना है, उसी पे रहना है, उसको पकड़ना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सकर होना चाहिए, ठीक है, या फिर एडिसिव ऑर्गन होने चाहिए। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन तो कर ही नहीं रहा है, खुद खाना थोड़ी बना रहा है, क्या कर रहा है, जो होस्ट उसका सक कर रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, लेकिन क्या हो रहा है, एनर्जी डाइजेशन में भी नहीं लग रही है, जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन थे वो भी उसमें लॉस कर दिए, तो जो एनर्जी है वो किसमें लगा रहा है, रिप्रोडक्शन में अपनी। तो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। पैरासाइट हैविंग वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट, सम टाइम कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासाइटाइजेशन इट्स प्राइमरी होस्ट। लीवर फ्लूक हैज टू इंटरमीडिएट होस्ट, स्नेल एंड फिश, यहाँ पे लीवर फ्लूक का एग्जांपल दिया, जो स्नेल एंड फिश दो में अपना लाइफ साइकिल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक। इफेक्ट ऑन द होस्ट, अब भाई होस्ट का न्यूट्रिशन सक किया जा रहा है, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पैरासाइट ऑलवेज हार्म्स द होस्ट, पहली चीज क्या है, पैरासाइट जो कर रहा है, क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है होस्ट को। दे रिड्यूस द सर्वाइवल, उसके सर्वाइवल को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। एंड द क्या कर रहा है, उसके सर्वाइवल को, ग्रोथ को क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन को कम कर रहा है, उसको
क्या कर रहा है, उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको भी कम कर रहा है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पा रहा। दे मेक द होस्ट मोर वल्नरेबल टू द प्रेडेटर्स बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक, और क्या कर रहा है, उसको फिजिकली वीक कर रहा है होस्ट को। अब दो तरीके के आपके पैरासाइट हो सकते हैं, एक्चुअली 3 काइंड है, बट आप सरफेस से देखो। एक होस्ट है, हो सकता है पैरासाइट उसकी सरफेस के ऊपर हो, उस होस्ट की सरफेस के ऊपर हो। दूसरा हो सकता है कि उस होस्ट के अंदर हो, ठीक है। अब आपने 2 तरीके के पैरासाइट पाए जाते हैं यहाँ पे। एक्टो पैरासाइट मतलब सरफेस के ऊपर है, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस पे पाया जा रहा है होस्ट के। कहाँ है, लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स, मरीन फिशेस, ठीक है, कस्कुटा, ये सारे क्या है आपके एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल हैं। दूसरा होता है आपका एंडोपैरासाइट, ठीक है। एंडोपैरासाइट क्या है आपका, इंटरनल पाया जा रहा है, लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइड, ठीक है। लाइफ साइकिल कैसा होगा, ये होस्ट के अंदर है तो कॉम्प्लेक्स होगा लाइफ साइकिल या इजी होगा, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होगा, ठीक है। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली फीचर्स क्या होंगे आपके, सिंप्लीफाइड होते हैं। हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है एंडोपैरासाइट में, ठीक है। फिर आता है आपका ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है आपका, ब्रूड पैरासिटिज्म देखा जाता है कि इसमें एग्जाम्पल इसके बर्ड्स आते हैं, और बर्ड्स कहाँ, नेस्ट के ऊपर ये देखा जाता है, इसलिए इसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। कोयल और कौवे में देखा जाता है ये कि जो कोयल होती है वो क्या कर देती है, जो अपना एग होता है, दोनों का एक सेम तरीके का दिखाई देता है, तो वो अपने एग को लेकर देती है कहाँ, क्रो के नेस्ट में। अब क्रो क्या कर रहा है वहां पे, सारा जो पेरेंटिंग उसको अपने एग को देनी चाहिए थी वो सारी वो किसको दे रहा है, कुकू के एग को दे रहा है। आफ्टर बॉइल जब वो क्या होगा, एग हैच करेगा, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मैच्योर होगा, तब क्या पता चलता है कि ये क्रो का जो है वो एग था ही नहीं। तो क्या यहाँ पैरासिटिज्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि होस्ट की तरह क्रो जो था उसने फीड किया किसको, कुकू को। दूसरी बात बेटा, हम आपके लिए कुछ बुक मटेरियल्स भी लेकर के आए हैं जिसमें आपको सीयूटी एज वेल एज बोर्ड से रिलेटेड भी सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारा थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएगा। तो आप इसको जो भी है, ये डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल दी है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो। हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी आपको दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट है कॉमेंसलिज्म, ठीक है, एक को फायदा दूसरे को क्या हो रहा है यहाँ पे, नुकसान। दिस इज द इंटरेक्शन, सॉरी, एक को फायदा दूसरे को जीरो इम्पैक्ट पड़ रहा है। दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट एंड अनदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ना फायदा ना नुकसान। ऑर्किड ग्रोइंग एज द एपिफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, मैथ द कॉलम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सारे अच्छे से पढ़ लेना। क्लॉन फिशेस लिविंग अमंग द टेंटिकल्स ऑफ सी एमनॉन, barnacles on the back of the whales, cattle agreed in the grazing cattle. These are the example of the commensalism. कौन सा इंटरेक्शन चल रहा है, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल काइंड ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों को ही पहुंच रहा है क्या, फायदा, ठीक, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इक्वली बेनिफिटेड हो रहे हैं। लाइकेन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जिसमें माइकोबायोन्ट, दैट मीन्स क्या है आपका, फंगी है, और फाइकोबायोन्ट मतलब कौन है आपका, एल्गी है, जो दोनों एसोसिएशनशिप के साथ रह रहे हैं, दोनों एक साथ अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। फाइकोबायोन्ट बना रहा है फूड फोटोसिंथेसिस करके, और फंगी जो है वो उसको क्या दे रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और मिनरल न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कर पा रहा है। माइकोराइजा अगेन क्या है आपका, फंगी एंड द हायर प्लांट्स की जो रूट होती हैं उसके साथ का एसोसिएशन है यहाँ पे, ठीक है। फंगी जो है हायर प्लांट में जगह पा रहा है रहने की, बदले में प्लांट को क्या दे रहा है, वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करके दे रहा है, ठीक है, तो दोनों को फायदा हो रहा है। पॉलिनेटिंग इंसेक्ट इन द फ्लावरिंग प्लांट, जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट हैं उनको क्या मिल रहा है भाई, नेक्टर मिल रहा है, एग ले करने के लिए आपको वैक्यूल मिल रहा है। और फ्लावरिंग प्लांट को क्या फायदा हो रहा है, ड्यूरिंग द, जब वो नेक्टर लेने आएगा तो पॉलिनेशन करवा देगा, ठीक है, तो दोनों को फायदा है। फिग ट्री एंड इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट वैस्प, फिग वैस्प और फिग ट्री इज द एग्जांपल ऑफ दैट। फिर सेक्सुअल डिसीट, सेक्सुअल डिसीट में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्किड ऑफरस का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑर्किड की पेटल्स होती हैं वो फीमेल जो होती है बी की तरह दिखाई देती है, जिससे जो मेल भी होता है उससे आकर के अट्रैक्ट होता है और सीडो
सीडोकपलेट करता है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लावर होता है उसको फायदा क्या पहुंच रहा है, ये तो सीडोकपलेट कर रहा है आपका मेल हनी बी। दूसरा फ्लावर को क्या फायदा हो रहा है कि उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है यहाँ पे बने हुए हैं। एनसीईआरटी में कोई भी डायग्राम मिस मत करना, जरूर से पढ़ के जाना। सो दैट्स ऑल फॉर द 2 days सेशन। होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच। KP classes dedicated to excellence.